सांची कामिनी जी की बात को सुनकर भी कुछ बोल नहीं पाती, क्योंकि सामने खड़े शख्स को उसने अपने दरवाजे पे सुबह सुबह एक्सेप्ट नहीं किया था। वह बस आंखें फाड़े उन्हें देख रही थी। वहीं कामिनी जी सांची को दरवाजे के पास भूत बने खड़े देख उसके पास आते हुए कहती हैं, कौन है सांची? इतना बोलते हुए कामिनी जी जैसे अपनी नज़रें दरवाजे पर डालती हैं तो वो भी एक पल को हैरान रह जाती हैं और गले पर बड़े आदर में साथ कहती हैं, अरे चौहान साहब, आप अंदर आइए ना। इतना बोल कामिनी जी सांची के वहाँ पर हल्का मारते हुए कहती है, सांची अब खड़ी क्या है? अपने दादा ससुर को अंदर लेकर जा। कामिनी जी के टोकने पर सांची जैसे होश में हड़बड़ाते हुए एक नज़र सामने खड़े दिग्विजय जी पर देख कहती है, दादाजी आप आइए ना, अंदर आइए। दरवाजे पर खड़े दिग्विजय जी अपने चेहरे पर शांत भाव लिए अपना सिर हिलाते हुए अंदर आते हैं। दिग्विजय जी के पीछे मुन्ना हाथों में कुछ गिफ्ट के पैकेट और स्वीट के पैकेट और एक बड़ी सी फ्रूट बास्केट लिए अंदर आता है। कामिनी जी जल्दी मनोज को दिग्विजय जी के अंदर आने की खबर देती है, जिसकी वजह से वो भी तुरंत ही दिग्विजय जी के स्वागत में अपने हाथ जोड़े खड़े हो जाते हैं और बड़े आदर के साथ उन्हें सोफे पर बिठाते हैं। दिग्विजय जी सोफे पर बैठे एक नज़र आसपास फेरते हुए मुन्ना को लाए हुए पैकेट टेबल पर रखने को इशारा करते हैं। मुन्ना जल्दी से सारे पैकेट टेबल पर रख देता है। ये सब देख मनोज और कामिनी जी सहित सांची को भी थोड़ा अजीब सा लगता है। इतना सुबह सुबह दिग्विजय जी का यूँ अकेले यहाँ उनके घर पर आना उन्हें समझ नहीं आता। वहीं कामिनी जी का दिल घबरा रहा था। उन्हें अपने बेटी के रिश्ते और उसके भविष्य की चिंता सी होने लगी। वो अपनी चिंता में भरे अपने पति को आंखों में इशारा करती हैं तो मनोज जी उन्हें शांत रहने का इशारा करते हुए दिग्विजय जी के पास वाले सोफे पर बैठते हुए कहते हैं, अरे चौहान साहब, इन सब की क्या ज़रूरत थी? हम सब कैसे? दिग्विजय जी अपने यही रोबीले अंदाज में कहते हैं, ज़रूरत की बात नहीं मनोज, ये हमारी तरफ से नेक है। हमारे यहाँ न बहू को खाली हाथ मायके भेजते हैं और न ही उनके घर खाली हाथ मायके जाते हैं, इसलिए आशीर्वाद समझ के रख लो। दिग्विजय जी की बात सुन मनोज जी निशब्द हो गए। उन्हें मना मार कर वो अब उनका निर्णय नहीं करना चाहते थे। वहीं खड़ी सांची को अब तक कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसका कुछ होने के बाद वो उसकी दिग्विजय जी से नज़रें मिलाने की हिम्मत तक नहीं हो रही थी और उनका यहाँ आने से सांची के मन में कई सवाल उठने लगे और सबसे बड़ा सवाल था, कहीं उसकी गलती पर दिग्विजय जी कोई बड़ा कदम उठा ले जिसकी कल्पना सांची सपने में भी नहीं कर सकती थी। यही सब सोचे सांची बस अपने कपाते हाथ को मसल रही थी। कामिनी जी माहौल को इतना ठंडा भाव महसूस कर हल्का मुस्कुराकर कहती हैं, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। मनोज जी ये सुन हाँ में सिर हिलाते हैं तो कामिनी जी जाने के लिए मुड़ती हैं कि तभी दिग्विजय जी की आवाज़ उनके कानों में पड़ती है, नहीं। दिग्विजय जी का यूँ रोकने पर कामिनी सहित मनोज जी थोड़े परेशान हो जाते हैं। वो थोड़ा अचकचाते हुए कहते हैं, क्या बात है चौहान साहब, आप चाय के लिए मना कर रहे हैं? दिग्विजय जी मनोज जी के चेहरे पर आए भाषाओं को पढ़ बड़े शांत स्वर में कहते हैं, नहीं, हमने चाय के लिए मना नहीं किया, बल्कि यहाँ हम चाय पीने ही तो आए हैं, वो भी अपनी बहू के हाथ की। इतना बोल दिग्विजय जी सांची की ओर देख कहते हैं, सांची बेटा, अपने दादाजी को सुबह की चाय नहीं पिलाओगी? दिग्विजय जी का ये कहना कि सब थोड़े हैरत में आ गए। वहीं सांची को इस वक्त को समझ नहीं आ रहा था। वो आश्चर्य से दिग्विजय जी को देखती हैं। कामिनी जी ये देख जल्दी से सांची के पास आते हुए उसके कंधे पर हाथ रख कहते हैं, सांची, चौहान साहब कुछ कह रहे हैं तुमसे। सांची अपनी माँ की बात सुन जल्दबाजी में दिग्विजय जी की तरफ देख हल्का मुस्कुराकर कहती है, ज़रूर दादाजी, अभी लाई। इतना बोल सांची जल्दी से किचन में चली जाती हैं और दिग्विजय जी के लिए चाय बनाने लगती हैं।
कामिनी जी ये देख थोड़ी राहत की सांस लेती है और वो भी सांची की मदद करने के लिए किचन में चली जाती है। मनोज जी दिग्विजय जी की मिजाज को देख उनका हालचाल और परिवार का हालचाल पूछते हैं। सांची कुछ ही पलों में दिग्विजय जी के लिए चाय और नाश्ता लेके आती है और उन्हें देती है। दिग्विजय जी चाय की एक चुस्की लिए कहते हैं, वही स्वाद, हमने बहुत याद किया आपकी चाय बेटा। सांची ये सुन हल्का मुस्कुरा देती है, पर मन ही मन कुछ शर्मिंदा भी होती है। दिग्विजय जी सांची को देख कहते हैं, जब तक हम चाय कदम करते हैं तुम तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। ये सुन सांची कुछ उचकते हुए कहती है, जाना है लेकिन कहाँ दादाजी। दिग्विजय जी ये सुन एक खामोशी भरे अंदाज में कहते हैं, उस सवाल के जवाब तुम्हें जाने पे मिल जाएगा। सांची जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें देर हो रही है। सांची दिग्विजय जी की इस बात पे थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, पर वो कुछ सवाल पूछती कि उसकी नज़रें अपने पिता से मिलते हैं जो उसे जाने का इशारा करते हैं। ये देख सांची कोई और सवाल किए बिना जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है। वहीं कामिनी जी के मन में सवाल और घबराहट दोनों थे उनके बेटे के लिए, पर मनोज जी एक विश्वास से उन्हें अपनी पलकें झपकाकर सब ठीक होने का इशारा कर देते। कुछ ही पलों में सांची तैयार हुए नीचे आ जाती है और दिग्विजय जी के साथ कार में बैठ कहीं निकल जाती है। सांची के मन में काफ़ी सवाल थे, पर वो कुछ पूछने की दिग्विजय जी से हिम्मत नहीं जुटा पाती। दिल में हलचल लिए खामोशी से बस रास्ते को देखती रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ चौहान मेंशन में शौर्य का कमरा। शौर्य लेट नाइट शूट की वजह से वो कुछ पल पहले ही उठा था। इस वक्त घड़ी सुबह के 11 बजा रहे थे। शौर्य एक लॉन्ग और रिलैक्सिंग शावर लिए टॉवल में से अपना सिर पहुंचता हुआ कमरे में आता है तो उसके कानों में अपने फ़ोन पे आए नोटिफिकेशन की आवाज़ पड़ती है। शौर्य अपने फ़ोन लिए उसे चेक करता है तो उसके फ़ोन में निहारिका का ये मैसेज था। शौर्य जैसे जानता था कि उस मैसेज में क्या होगा, पर फिर भी उसने ओपन कर दिया तो सच सोच के मुताबिक उसके आज का शेड्यूल था और मीटिंग का रिमाइंडर। शौर्य उस मैसेज को पढ़े एक ठंडी आह भर खुद से कहता है, क्या सोचा शौर्य, ये मिस नीरा हीरा तो अपने प्यार से भी ज़्यादा बेदिल है। मेरे दिल फिक्र नहीं, बस कैरियर की फ़िक्र है। आह शौर्य, कैसे होगी ये मंजिल पार। शौर्य इतना बोल अपना फ़ोन जैसे ही बेड पर फेंकता है कि अचानक ही तेजी से कमरे का दरवाज़ा खुलता है और रुद्रांश भागता हुआ अंदर आता है और शौर्य को देख खुशी से कहता है, चाचू। रुद्रांश की आवाज़ सुन शौर्य के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, हे चैम्प। वो जैसे ही पलटता है कि रुद्रांश भागता हुआ गोद में तपाक से चढ़ जाता है। शौर्य खुशी से उसे उछालता हुआ उसके साथ मस्ती करता है, उसे गोल घुमाता हुआ हवा में उछालते हुए उसके गालों पर किस कर लेता है। ये देख रुद्रांश थोड़ा अपना मुंह शिकोड़ अपने गालों को साफ करते हुए कहता है, ओहो चाचू, नो किसी विसी, मैंने कहा था ना मैं बड़ा हो गया हूँ। शौर्य रुद्रांश की बात सुन एक सैड लुक दिए आए भर कहता है, आहा चैम्प, कब से तू मुझे किस करने से, क्योंकि अब कहीं से मिलने की उम्मीद तो नहीं है। ये सुन रुद्रांश अपनी सिर पर हाथ रख कहता है, ओहो चाचू, आप कितना झूठ बोलते हैं। रुद्रांश की हरकत और बातें सुन शौर्य हंसते हुए अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए कहता है, कब सीखी, लगता है जियान से लगने पड़ेगी। किन्ना, आपने पंजाबी कहकर सारा ही क्लास ले लिया। रुद्रांश शौर्य की बातों को इग्नोर किए अपनी बात कहता है, वो छोड़ो, मेरी बात सुनो। मैंने परसों टीवी पर देखा था, आपको रेड लिपस्टिक वाली आंटी किस कर रही थी। शौर्य सुन थोड़े आश्चर्य से कहता है, रेड लिपस्टिक वाली आंटी, ये कौन है। ये बोल शौर्य एक पल को सोचता है कि फिर हंसते हुए कहता है और रुद्रांश के गालों को पिच कर कहता है, अरे मेरे छोटे चौहान, आप इतने भी बड़े नहीं हो गए
कि आप टीवी पर अपने चाचू की किसिंग सीन देखो, वो सब रियल नहीं होता। रुद्रांश अपने नन्हे नन्हे हाथों को अपनी आंखों पर रखते हुए कहता है, नहीं चाचू, मैंने नहीं देखा। मैंने तो ऐसी आंखें बंद कर ली थी। शौर्य ये सुन अपनी आईब्रो उचकाते हुए कहता है, अच्छा। रुद्रांश जल्दी से मासूम से हाँ में सिर हिलाता है तो शौर्य को हंसी आ जाती है। वो उसे बेड पर उतारते हुए कहता है, गॉड बॉय, आज आप स्कूल नहीं गए। शौर्य अपनी बात कहते हुए अपना हेयर ड्राई निकालकर अपने बालों को सुखाने लगता है तो रुद्रांश थोड़े सीरियस एक्सप्रेशन बनाए कहता है, नहीं, क्योंकि मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी ना। शौर्य रुद्रांश एक्सपीरियंस देख मुस्कुरा देता है क्योंकि उसे इस वक्त रुद्रांश में रुद्र जो नज़र आ रहा था। वो मुस्कुराते हुए उसके बालों को बिगाड़ कहता है, अच्छा क्या इम्पोर्टेंट है जो जूनियर चौहान को मेरे पास आना पड़ा। रुद्रांश वही सीरियस एक्सप्रेशन लिए कहता है, चाचू मुझे वो लिपस्टिक वाली आंटी पसंद है। आपको पसंद है? डैडी वो आपके लिए वो आंटी ला दे ताकि आप उनसे शादी कर सको। उसके बाद आप आंटी मुझे छोटा भाई बहन जल्दी से लाकर दोगे ताकि मैं जल्दी से बड़ा बन जाऊंगा। शौर्य रुद्रांश की बात सुन आश्चर्य से उसकी प्लानिंग सुनता है, फिर हंसते हुए उसके चिन को पकड़ कहता है, अफसोस चैंप, आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो सकती क्योंकि आपकी वो रेड लिपस्टिक वाली आंटी ऑलरेडी मैरिड है। यह सुन रुद्रांश अपने सिर पर हाथ रख मारते हुए कहता है, क्या? नहीं चाचू, अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप उन्हें किस क्यों कर रहे थे? शौर्य रुद्रांश की बात सुन एक पल सोचने लगता पर उसका क्या जवाब दे। शौर्य आगे कुछ कह पाता कि उससे पहले ही रुद्रांश मुंह फुलाए कहता है, बड़ चाचू, आप ऐसे सबको किस करोगे तो मेरे लिए चाची कब लाओगे और मेरा बड़ा भाई होने का कैसा बनूंगा। अबे चाचू तो मेरी सुनते ही नहीं हैं। आप नहीं सुन रहे हो? मैंने कब से कह रहा हूँ, आप मेरी भी बात नहीं मान रहे हो। मैं आपसे बात ही नहीं करूँगा, कट्टी। इतना बोल रुद्रांश मुँह फुलाए वहाँ से भागता हुआ चला जाता है। शौर्य तो देख दंग ही रह जाता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है पर आखिर बेटा था रुद्र का, अपने अलावा किसी की थोड़ी ना सुनेगा। वहीं शौर्य बेचारा रुद्र के रूठने से पे एक आह भरते हुए बेड पर बैठकर कहता था, आह, ये भी रूठ गया मुझसे। मिस नीरा हीरा का भी यही हाल था। मुझे अपने पोषण पर काबू रखना चाहिए था। अब समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। चैम की नाराज़गी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए अब तो मिस नीरा हीरा से बात करनी ही होगी। वो अब द सुपरस्टार शौर्य मित्तल के अंदाज में, वेट फॉर द मिस मीरा, इट्स निहारिका। शौर्य निहारिका को याद कर मुस्कुरा देता है और अपने हाथ को आगे किए उसमें लगे एक चोट के निशान को देख अपने और निहारिका की वो पुरानी मुलाकात याद करता है जहां वो उसके घर गया था और उसे कॉफ़ी लाने का बोल उसके हॉल में पहुंचा था। वो कुछ सोच हड़बड़ाते हुए अपने तेज़ कदम से यूं भागते हुए शौर्य के पास आती है। शौर्य की नज़र वहाँ रखे सोफे के साइड पे एक बॉक्स पे पड़ती है। शौर्य कुछ सोचते हुए उसे जैसे ही हाथ लगाने को होता है कि निहारिका फुर्ती से उस बॉक्स को अपने पाँव से पीछे करते हुए शौर्य के सामने जा खड़ी होती है। शौर्य अपनी निगाहें उठाकर निहारिका को देखता है तो उसके माथे पर आए पसीने की बूंदें और साथ ही उसकी आंखों में छुपी कुछ अजीब सी घबराहट देख शौर्य न जाने पर कुछ अजीब सा लगता है। वो कुछ पूछ पाता कि निहारिका जल्दी से अपने हाथों में पकड़ी कॉफ़ी का मग उसकी ओर करते हुए कहती हैं, सर आपकी कॉफ़ी। शौर्य एक नज़र निहारिका को देख कॉफ़ी का कप लिए शरारत से कहता है, वैसे मिस नीरा हीरा, मैंने कॉफ़ी बनाने को कहा था पर आपने तो कॉफ़ी के साथ एक्सरसाइज भी कर ली। इतना बोल शौर्य अपनी आंखों में शरारत लिए हल्का निहारिका के चेहरे के करीब झुके उसके पसीने की बूंदों में चिपके बालों को पीछे संवारते हुए कहता है, वैसे इरादा क्या है? निहारिका शौर्य की उन आँखों में देख एक पल उनमें खोने लगी थी। उसके हर बेजूल के अल्फाज में निहारिका का दिल यूं धड़क रहा था कि जिसका निहारिका को खुद होश नहीं था। वह न चाहते हुए भी शौर्य की तरफ खींची चली जा रही थी।
यह सब देख निहारिका जल्दी से अपने कदम पीछे खींचते हुए अपनी नज़रें शौर्य से छुड़ाते हुए कहती हैं, सर आप क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से अब आपको अपने शूटिंग को जाना चाहिए। मैं आपके ड्राइवर को बोलती हूँ, वो आपको यहाँ से ले जाएगा। आपका अकेला सेफ नहीं है। आपके फैंस को आपकी यहाँ होने की खबर हो गई है। इतना बोल निहारिका जल्दी से अपना फ़ोन निकाल थोड़ा साइड हट किसी को कॉल करती है। शौर्य वहाँ आराम से एक सोफे पर बैठा बड़े आराम से अपनी कॉफ़ी का मज़ा लेते हुए बस प्यार भरी नज़रों से निहारिका को देख रहा था। हाय मोहब्बत, जिस शौर्य को दुनिया प्यार भरी निगाहों से निहारती है, आज उसकी निगाहें किसी और को निहार रही थी। मोहब्बत जिस चीज़ से होती है जहाँ खुद के खुद होने का होश नहीं होता। निहारिका 2 मिनट बाद कर जैसे ही पलटती है कि उसकी निगाहें यूं देखते शौर्य से जा टकराती हैं। निहारिका शौर्य के जज्बातों से अनजान नहीं थी, पर अफसोस वो ये बात शौर्य को जता नहीं सकती। इसीलिए वो जल्दी से उससे नज़रें फेर आसपास की हालत देख उन्हें जल्दी जल्दी ठीक करने लगती हैं। शौर्य उसके यूं काम करता देख कहता है, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये हालत कैसे हुई? कुछ हुआ था? वैसे मिस नीरा हॉल की ऐसी हालत? शौर्य के पूछने पर निहारिका थोड़े शक पकाए अंदाज में कहती है, नहीं नहीं सर, कुछ खास नहीं, मैं बस थोड़ी सफाई कर रही थी। शौर्य सफाई शब्द सुन अपनी दोनों भौहें उचकाते हुए कहते हैं, सफाई? इतना बोल शौर्य आसपास नज़रें फेरता है, जो कहीं से सफाई वाली जगह लग ही नहीं रही थी। शौर्य ये सोच थोड़ा आश्चर्य से कहता है, मिस नीरा, अगर आप इसे सफाई कहती हैं तो आई डाउट आपकी एक्चुअल सफाई कैसी होती होंगी। वैसे टीवी तोड़ना आपकी सफाई का हिस्सा है, राइट? निहारिका शौर्य के सवालों से थोड़ी परेशान सी हो जाती हैं, क्योंकि इस वक्त उसके पास जवाब में कहने को कुछ भी नहीं था। वो एक नज़र टीवी को देख धीरे से बस अपने होठों को बाइट कर कुछ कहने लगती हैं। शौर्य निहारिका को सोचते देख वो अपनी जगह से उठता हुआ आगे बढ़ते हुए हंसते हुए कहता है, कहीं मिस नीरा टीवी पे मुझे किसी और के साथ देख तो मैं जलन तो नहीं हो गई कि टीवी ही तोड़ दिया? निहारिका ये सुन थोड़ा अचकचाते हुए कहती हैं, जी। निहारिका ये बोल जैसे ही शौर्य की तरफ पलटती हैं तो शौर्य को अपने इतने करीब पाकर वो लड़खड़ा जाती हैं, पर उसके लड़खड़ाने से पहले ही शौर्य उसकी कमर पकड़ थोड़े सोचने वाले अंदाज में उसके चेहरे को बड़े करीब से देख कहते हैं, जी हम कुछ सुनना सा ये। निहारिका जिसकी धड़कनें बढ़ने लगी थी वो उन्हें काबू करने की कोशिश में एक लंबी लंबी सांसों के बीच कहती हैं, क्या? शौर्य कुछ पुरानी यादें याद करते हुए एक मुस्कान में कहता है, यस, जी का नाता। बहुत खूबसूरत आंखें थी उसकी, भूरी भूरी। इतना बोल वो निहारिका की आंखें देख बड़े मदहोशी में उसके करीब बढ़ते हुए कहता है, तुम्हारी आंखों की तरह बिल्कुल सेम, बस फ़र्क इतना कि तुम्हारी काली उसकी भूरी थी, पर अब मुझे काली आंखें भूरी से ज़्यादा पसंद हैं। निहारिका शौर्य की बातें सुन कुछ कह नहीं पाती, बस उसकी आंखों में खोए बस देखते रहती हैं। शौर्य अपने दूसरे हाथ उठाते हुए निहारिका की आंखों की पलकें बड़े प्यार से छूता है। निहारिका अपनी आंखें बंद कर उस दिल को बेकाबू कर देने वाले एहसास में डूबे चली जा रही थी। शौर्य निहारिका को देख उसकी आंखों में से अपने हाथों को उसके गालों से उसके होठों को होले से छूकर कहता है, निहारिका। शौर्य के मुंह से अपना नाम सुन निहारिका अपनी पलकें उठाकर उसे देखती हैं तो शौर्य उस पल के मदहोशी में कहता है, कैन आई किस यू? शौर्य के सवाल पे निहारिका ना कुछ कह पाती थी न शौर्य को रोक पा रही थी। शौर्य धीरे धीरे से अपने हाथों को उसके होठों से उसके गर्दन तक छूते हुए उसके होठों के करीब बढ़ने लगता है। इस वक्त निहारिका के होठ कांप से रहे थे, वो शौर्य को रोक नहीं पा रही थी। शौर्य की सांसों को खुद की सांसों में महसूस कर निहारिका की आंखें बंद हो चली थी, वो डूबे जा रही थी उस पल में। शौर्य बड़े एहसास में डूबे उसके होठों के करीब बढ़ता है। दोनों के होठ आपस में हल्के से टच से होते हैं कि तभी
निहारिका के घर की डोरबेल बजता है। दोनों जो इस पल में बस खोने ही वाले थे कि इस आवाज़ से निहारिका को होश आ जाता है। वो खुद के और शौर्य की हालत को थोड़ा सकपकाए हुए उससे दूर होती है। शौर्य भी हरकत में कुछ छेप सा गया था। वो डायरेक्ट उसे किस करने वाला, वो भी ऐसे। ये सब सोच शौर्य को थोड़ा निहारिका के लिए अफोर्ड से लग रहा था। निहारिका जल्दी से अपने बालों को सही करते हुए बिना शौर्य से नज़रें मिलाए कहती हैं, सर मुझे लगता है आपका ड्राइवर होगा, आपको चलना चाहिए। इतना बोल निहारिका बिना शौर्य की कुछ सुने सीधा वहाँ से अपने घर से निकल जाती है। शौर्य तो बस देखते रह जाता है। वो उसे रोकना चाहता था पर निहारिका जैसे अभी कुछ सुनने का उसे मौका नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वो अपने घर से निकल गई। शौर्य भी अपनी हरकतों पे अफसोस किए वहाँ से चला जाता है। शौर्य की इस हरकत पे के बाद निहारिका जैसे शौर्य के सामने अब आने में अफोर्ड सा महसूस करने लगी थी, इसीलिए वो ज़्यादातर काम उसे मैसेज के थ्रू देती या उसके एक्सीडेंट के थ्रू। शौर्य बेचारे की प्यार की गाड़ी की स्पीड की जगह ब्रेक लगा के बैठी थी। फ्लैशबैक एंड। शौर्य इन्हीं बातों को सोचता है। उसे कभी निहारिका काफ़ी अजीब सी लगती है, जैसे कुछ हो उसके अंदर जो वो उसे छुपाए बैठी थी। कभी कभी तो शौर्य निहारिका को काफ़ी जानी पहचानी लगती थी, जैसे वो आज से बहुत वक्त पहले हो उसकी ज़िंदगी में आ चुकी हो। पर शौर्य को इन बातों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो बस मोहब्बत पे यकीन करना चाहता था। और अब निहारिका तो बस उसकी मोहब्बत नहीं बल्कि उसका सुकून बन चुकी थी। शौर्य इस फीलिंग में बस जीना चाहता था, इसीलिए उसने निहारिका को प्रपोज करने का फैसला कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय जी सांची को अपने साथ लिए कहीं जा चुके थे। कार के रुकते ही सांची कार के बाहर बड़ी बिल्डिंग को देख थोड़ी आश्चर्य और असमंजस के भाव में बढ़ने दिग्विजय जी को देखती हैं। दिग्विजय जी बिना कुछ कहे बस कार से उतर जाते हैं। सांची भी उनके पीछे कार से उतर आती हैं। दिग्विजय जी सांची को अपने पीछे आने का इशारा करते हैं। सांची भी उनके पीछे चल पड़ती हैं। कुछ कदम चलते ही दिग्विजय जी अपने सामने लगे बोर्ड को देख सांची की ओर देखते हैं। सांची भी इस बोर्ड को देख थोड़े सा ऊंचाई टोन में कहती हैं, दादाजी हम यहाँ क्यों आए हैं, मतलब ऑफिस क्यों आए हैं। सांची के सवाल पे दिग्विजय जी बिना कुछ उस बोर्ड को देखते हैं जहाँ बड़े बड़े अक्षरों में चौहान इंडस्ट्री लिखा था। दिग्विजय जी इस नाम को देख जैसे खुद को गर्व सा महसूस कर रहे थे। वहीं खड़ी सांची को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर दादाजी करना क्या चाहते हैं, वो उसे यूँ कंपनी क्यों लेकर आए हैं। हालांकि सांची कंपनी कुछ बार आ चुकी थी, पर वहाँ कुछ करीबी लोगों के अलावा किसी को उसकी पहचान अब तक पता नहीं थी। सांची को थोड़ा दिल भी घबरा रहा था, ये सोच कर कि ऑफिस में उसका सामना अगर रेहान से हुआ तो वो क्या करेगी। यही सब सोचे वो दिग्विजय जी से हिचकते हुए कहती हैं, दादाजी हम यहाँ आए हैं, यहाँ तो रेहान भी होगा और मुझे नहीं लगता मेरा अभी उसके सामने जाना ठीक होगा। मेरे ख्याल से मुझे यहाँ देखकर उसे अच्छा नहीं लगेगा। दिग्विजय जी ये सुन एक नज़र सांची को देख अपनी छड़ी ठीक करते हुए अपने कदम आगे लिए एक रौबदार आवाज़ में कहते हैं, तुम उसकी चिंता मत करो सांची, क्योंकि हम यहाँ हैं इसका पता हमारे अलावा किसी को नहीं चलेगा। इतना बोल दिग्विजय जी सांची को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए अंदर की ओर चल देते हैं। सांची दिग्विजय जी की बातों के मतलब से अनजान कुछ समझ नहीं पाती। आज दिग्विजय जी तो उसके लिए पहेली जैसे बनते जा रहे थे, जिसकी समझना उसके बस में नहीं था। पहले उसे ऑफिस का समझ नहीं आ रहा था और अब उसकी बातें। सांची यही सारी बातों को और सवालों को खुद पे झटक उसके पीछे चल देती हैं। दिग्विजय जी सांची को कॉरिडोर के एक आखिरी लिफ्ट की ओर ले जाते हैं। सांची ने ऑफिस का ये हिस्सा कभी नहीं देखा था, इसीलिए उसे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। आखिर दिग्विजय जी करना क्या चाहते थे। सांची यही सारी बातों और सवालों को खुद में झटक उनके पीछे चल देती हैं। दिग्विजय जी सांची को कॉरिडोर के एक आखिरी लिफ्ट की ओर ले जाते हैं। सांची ने ऑफिस का ये हिस्सा कभी नहीं देखा था, इसीलिए उसे बड़ा अजीब सा लग रहा था। आखिर दिग्विजय जी करना क्या चाहते थे।
सांची अपनी इन्हीं सोच को लिए दिग्विजय जी के पीछे चल रही थी। तभी दिग्विजय जी सांची को लिए एक फ्लोर पे आते हैं जहाँ काफ़ी हलचल मची थी। सारे लोग अपने अपने कामों में काफ़ी व्यस्त नज़र आ रहे थे। दिग्विजय जी सांची को लिए उन सबकी नज़रों से हट एक कमरे में ले जाते हैं जहाँ काफ़ी सारी सोफे लगे हुए थे। साथ ही उस कमरे की वॉल एक तरफ से शीशे की बनी हुई थी जिससे बाहर की हलचल साफ देखी जा सकती थी, पर शीशे की दूसरी साइड से अंदर का हाल बता पाना मुश्किल था क्योंकि वो बिल्कुल एक दीवार जैसा बाहर से लगता था। दिग्विजय जी उस शीशे के सामने खड़े बाहर की गतिविधि के चलते बड़े गौर से देख रहे थे। सांची का जैसे अब सब्र जवाब दे चुका था। वो अपने हाथों को मसलते हुए दिग्विजय जी से पूछती हैं, दादाजी क्या बात है, आपने अब तक नहीं बताया हम यहाँ क्यों आए हैं? ऑफिस में क्या आपको कुछ काम है? आप तो ऑफिस कभी कभार ही आते थे किसी ज़रूरी मीटिंग पे, लेकिन यूँ अचानक मुझे समझ नहीं आ रहा है दादाजी। सांची के सवालों पे दिग्विजय जी सांची की ओर देख हल्का मुस्कुराकर कहते हैं, सांची जो बातें समझ नहीं आ रही हैं आज मैं तुम्हें समझने लाया हूँ, इसीलिए सबसे पहले तुम मेरा काम करो। इतना बोल दिग्विजय जी अपने पीछे खड़े आदमी को इशारा करते हैं तो वो आदमी सांची के हाथ में आईपैड देते हुए, सांची उस आईपैड को लिए थोड़ी कंफ्यूज सी दिग्विजय जी की ओर देखती है तो दिग्विजय जी अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहते हैं, इस पैड पे एक फॉर्म है, तुम्हें बस यहाँ बाहर जाना है और सबसे इस फॉर्म को फिल करवाना है। दिग्विजय जी इस काम को सुन सांची को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर दिग्विजय जी करना क्या चाहते हैं? वो उससे इस काम के लिए यहाँ सुबह सुबह लेकर आए हैं। ये काम तो कोई भी कर सकता है। वो कभी दिग्विजय जी के चेहरे को देखती तो कभी बाहर के लोगों को। दिग्विजय जी सांची के हर हाव भाव से वाकिफ थे, इसीलिए वो बिना सांची की आगे की ओर बात सुनकर बस उसे जाने का इशारा करते हुए वहाँ लगे सोफे पे बैठ जाते हैं। सांची दिग्विजय जी की बात टालना नहीं चाहती थी और सवाल पूछने की जैसे अब उसके पास हिम्मत भी न थी, इसीलिए वो एक नज़र सामने देख एक आह भरते हुए चुपचाप बाहर निकल जाती है। बाहर ऑफिस एरिया में काफ़ी ज़्यादा हलचल मची थी। किसी के पास जैसे सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। वो लोग काफ़ी बिजी लग रहे थे। सांची उन सबको एक नज़र देख एक एम्प्लॉय के पास जाती है और उसे टोकते हुए उसे एक फॉर्म को भरने का कहती है। वो आदमी काफ़ी बिजी लग रहा था। उसके पास सांची की बात सुनने का भी जैसे वक्त नहीं था। वो फॉर्म क्या ही भरता। वो सांची को इग्नोर कर देता हुआ वहाँ से दूसरी साइड चला जाता है। सांची ये देख काफ़ी अजीब लगता है। उसे दिग्विजय जी सोच का समझ ही नहीं आ रहा था। आखिर ये कौन सी सज़ा वो उसे दे रहे थे। सांची को सोचे दोबारा कोशिश करते हुए दूसरे आदमी के पास जाती है, पर वो पहले वाले से भी ज़्यादा सांची से बुरा बिहेव करता हुआ वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही 3-4-5 लोगों ने सांची की बातों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। यहाँ सांची की असल पहचान किसी को पता नहीं थी, इसीलिए कोई भी उसे वो भाव नहीं देता। ये देख सांची को बड़ा अजीब लग रहा था। उसके माथे पर बल पड़ चुके थे। वो अपने माथे पर हाथ रख खुद से कहती है, ये हो क्या रहा है? दादाजी ने मुझे ऐसा काम क्यों दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऊपर से यहाँ कोई बात नहीं सुन रहा। क्या कहीं दादाजी ने मुझसे एक छोटा काम भी नहीं हुआ? यही ये सारा हाल दिग्विजय जी शीशे से देख रहे थे। सांची की परेशानी देख वो अपने उसी स्टाफ को जाने का इशारा करते हैं। वो स्टाफ दिग्विजय जी के इशारों को समझ अपना सिर हल्का सा हिलाते हुए सांची के पीछे चला जाता है और सांची के पास खड़ा होता हुआ अपना हाथ उठाकर हल्की ताली बजाते हुए सबका ध्यान अपनी ओर करता हुआ कहता है, टीम्स लिसन अप, इनसे मिलिए, मिसेस सांची रेहान राय चौहान, चौहान परिवार की छोटी बहू। उस आदमी के ऐसे इंट्रो पर सांची जो थोड़ी सकपका गई थी, क्योंकि वो सबकी नज़रों के घेरे में आ चुकी थी। कुछ की नज़रें हैरान थी तो कुछ की नज़रों में कुछ सवाल थे तो कुछ खुश थे। सबको रेहान के शादीशुदा होने की खबर तो थी, लेकिन उसकी वाइफ कौन है
इसकी नहीं। और सांची को वहाँ देख सारा स्टाफ खुश था। सारा स्टाफ खड़ा होते हुए सांची को काफ़ी रिस्पेक्टफुली ग्रीट करता है। सांची सबके खुद के लिए बदलते एक्सप्रेशन देख थोड़ा अफोर्ड सा महसूस करती हैं। उसके लिए ये काफ़ी नया था। वो काफ़ी अपने कपड़े ठीक करती तो कभी खुद के कपड़े ठीक करती और ठीक लग रही थी क्योंकि सबकी निगाहें सांची पर जो थी। सांची बस बदले में हल्का मुस्कुराकर सबकी ओर देखती है। वो आदमी अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहता है, मिसेस सांची राय चौहान बाय प्रोफेशनल एक फ़ैशन डिज़ाइनर हैं और वो हमारे ऑफिस के हिसाब से कुछ डिज़ाइन करना चाहती हैं, इसीलिए वो पर्सनली आप सब आपकी पर्सनल व्यू लेने आई हैं। सो प्लीज़ हैव सम कॉन्ग्रेटेड। इतना बोल वो आदमी वापस चला जाता है। उस आदमी की बात सुन इस बार सब सांची के पास एक एक कर उनसे मिलने आते हैं। पहले से ज़्यादा अच्छे से उसे ट्रीट करते हुए उसका वो फॉर्म फिल करवाते हैं। सांची को धीरे धीरे सबसे बात कर अच्छा लगा और पल भर में उसका काम हो गया। वो अपना काम ख़त्म कर दिग्विजय जी के पास वापस से उस कमरे में आती हैं और उन्हें आईपैड देते हुए कहती हैं, दादाजी काम हो गया। फिर कुछ सोचते हुए कहती हैं, पर दादाजी मुझे अब तक समझ नहीं आया, आखिर आपने मुझे ये काम क्यों करने को कहा। दिग्विजय जी अपने सोफे पर बैठे सांची की बात सुन अपनी छड़ी को ज़मीन पर हिलाते हुए कहते हैं, तुम्हें इस बात का रियलाइज़ करवाने के लिए तुम आम नहीं बल्कि ख़ास हो। दिग्विजय जी की बात सुन सांची कंफ्यूज से होते हुए कहती हैं, मतलब मैं कुछ समझी नहीं दादाजी। दिग्विजय जी सांची की बात सुन एक गहरी सांस भर कहते हैं, मतलब ये सांची बेटा, जो कुछ देर पहले तुम सिर्फ सांची बनकर एक आम बनकर सबके पास गई थी इस काम के लिए, पर तुम्हें किसी ने वो तवज्जो नहीं दी जो तुम्हें मिलनी चाहिए थी। लेकिन जैसे ही तुम्हारी पहचान में चौहान परिवार का नाम जुड़ गया, तुम्हें पता भी नहीं और तुम सबके लिए ख़ास हो गई। दिग्विजय जी की बात पे सांची अब सारी सिचुएशन रियलाइज़ करती हुई दिग्विजय जी को देखती हैं। दिग्विजय जी एक नज़र अपनी पॉकेट वॉच की ओर सामने देखते हुए सोफे से खड़े हुए, फिर वहीं शीशे के पास आए सांची को सामने देखने का इशारा करते हैं। सांची जैसे ही सामने देखती हैं तो सामने से अन्या आते हुए नज़र आ रही थी। अन्या के एक्सप्रेशन बिल्कुल स्ट्राक और डार्क थे। वो अपनी नज़र फाइल पर टिकाए अमन को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही थी। उसके आते ही आसपास की हलचल बिल्कुल शांत हो गई। अन्या को देख सब काफ़ी रिस्पेक्टफुली उसे ग्रीट करते हैं। सबकी पलकें अन्या के लिए झुकी थी। अन्या वहाँ आते हुए कुछ एम्प्लॉय का उसके काम के लिए ऑर्डर देते हुए वहाँ से चली जाती हैं। हालांकि अन्या वहाँ सिर्फ 2 मिनट के लिए आई थी, लेकिन उन 2 मिनट में सबकी हालत टाइट थी। दिग्विजय जी सांची उस कमरे से सबका हाल देख रहे थे। दिग्विजय जी सांची की तरफ देख कहते हैं, सांची बेटा, तुमने कहा था कि अन्या को ये सब आसानी से चौहान नाम से मिला है, तो आज तुम्हें भी वही नाम मिल गया। लेकिन अब भी तुम्हें खुद में और अन्या के रुतबे में ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आया होगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ। दिग्विजय जी की बात सुन सांची एक पल चुप हुई, उनकी बातों को सोचने लगती हैं। वहाँ अलग तो था, सांची को उसके चौहान नाम पे बाद भी वो सबकी नज़रों में वो नहीं दिखी जो अन्या के लिए था। सबसे उसे फ्रेंडली हुए अच्छे से मिले, लेकिन अन्या के लिए जो इजाज़त थी वो नहीं मिली। सांची यही सब दिग्विजय जी को देखती हैं तो दिग्विजय जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं यही तुम्हें यही समझाने लाया था आज। सांची, तुम्हें लगता है सब कुछ एक बड़ा नाम होता है, बड़े नाम से सब कुछ आसानी से हासिल हो सकता है, पर बेटा असलियत में नहीं है। नाम सिर्फ तुम्हें एक पहचान देता है जैसे तुम्हें मिली, पर रुतबा नहीं। वही उस नाम के साथ जुड़ने के बाद अन्या ने वो इज्जत वो रुतबा सब अपने दम पे कमाया है बेटा। आज जो लोग उसे देख अपनी नज़रें झुका लेते हैं, इस नाम की वजह से नहीं कि वो चौहान परिवार की बहू है या रुद्र की पत्नी है, बल्कि इस वजह से कि वो अन्या रुद्र राय चौहान है। इस नाम के साथ अन्या की खुद पहचान है। नाम कमाना आसान है बेटा, पर वही पहचान कमाना बहुत मुश्किल, जो अन्या ने बहुत मुश्किल से हासिल किया था, जिसे मैंने
और रेहान ने बहुत करीब से देखा है। इसीलिए उस दिन तुमने इतना कुछ अन्या को कहा तो रेहान सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई, क्योंकि अन्या खुद से ज़्यादा उसकी सज़ा काट रही थी। सांची, तुम्हें लगता है ये घर, ये परिवार अन्या को बहुत मानता है। उसकी बात हम में से कोई नहीं काटता। सब उसकी इज्जत करते हैं, सब उसे मान सम्मान देते हैं। बहू होने के बावजूद वो बेटी से भी बढ़कर उसे सम्मान मिलता है। और तुम्हें लगता है हम तुम्हें वो दर्जा नहीं दे पाए? ऐसा नहीं है ना? दिग्विजय जी की बात सुन सांची अपनी बातों पे कुछ शर्मिंदा हुए दिग्विजय से कहती हैं, ऐसा नहीं है दादाजी, वो उस दिन मैं थोड़े गुस्से में थी, न जाने मैंने क्या क्या बोल दिया। मेरा इरादा आप सबको हर्ट करना नहीं था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी कही हुई बातों पे। दिग्विजय जी सांची की बात बड़े नर्म भाव से कहते हैं। सांची बेटा, मैंने आकाश ने कभी तुम में और अन्या में फ़र्क नहीं समझा। हमारे तुम दोनों ही इस घर की बहू हो, हमारा गुरूर हो। पर बेटा, जब अन्या शादी करके आई थी तब हम 7 मर्दों के बीच वो अकेली औरत थी। उसके आने के बाद हमें पता चला हम सब कितने अधूरे थे। उसने वक्त पे वक्त हमें बहुत संभाला है, बहुत सहा है। रेहान तो उसे अपनी माँ से भी ऊपर मानता है। रेहान तो उसे अपनी माँ से भी ऊपर मानता है। दिग्विजय जी अपनी बात कहे सांची की आंखों में देख कहते हैं, और आज तुमने उसकी माँ पे सवाल किए तो बेटे को तकलीफ़ होगी ही। अन्या ने शुरू से सिर्फ हमें परिवार बनाए रखने की कोशिश की थी। रुद्र और रेहान के अलावा भी उसने अभय, शौर्य, तविश को भी वो अपनापन दिया जो शायद अपने भी नहीं दे पाए। सबको अन्या ने एक अपनापन मिला है। उसे एक ममता भरी फिक्र मिली जो हम सातों की ज़िंदगी में अधूरी थी, और अन्या ने उसे पूरा किया। वक्त हालातों में उसने बहुत सारे मोड़ देखे, चाहे मजबूरी से रुद्र से रिश्ते थे या उसकी रुद्र से उसकी पत्नी होने की पहचान। प्यार, दुख, दर्द उसकी ज़िंदगी में काफ़ी गहराई से रचाई गई, जैसे उसकी किस्मत हो। अन्या ने बेटा कभी हमसे शिकायत नहीं की थी। कभी कभी तो हमें भी सोचने पे मजबूर होना पड़ता था कि इतना धैर्य वो लाती कहाँ से हैं। इतने तकलीफ़ों के बावजूद वो हमेशा सबके लिए मुस्कुराकर खड़ी रहती हैं। वो तुम्हारे लिए भी हमेशा खड़ी रही है। सच कहूँ तो तुम्हारी शर्तें ना मुझे तब समझ आई न अब, लेकिन अन्या ने हमें उस वक्त समझाया और भरोसा दिलाया कि सब ठीक है। जिस पे हम सवाल ना उस वक्त कर पाए ना अब कर पाए, अन्या ने हम सबके दिल में वो जगह बनाई है सांची, जिसकी वजह से वो हमारी ज़िंदगी में वो दर्जा हासिल की है कि हम उसके फ़ैसले पे सवाल नहीं करते और न कभी उसकी बात टाल पाते हैं। जैसे एक माँ अपने जन्मे बच्चे के हाव भाव समझ उसकी ज़रूरत और उसकी तकलीफ़ समझ जाती है, और बच्चा सवाल तक नहीं कर पाता क्योंकि उनके बीच एक विश्वास की डोर होती है, वैसे ही अन्या और हम सबके बीच है। ऐसा नहीं है सांची कि तुम अन्या जैसे रिश्ते हम सबसे नहीं जोड़ सकती, ज़रूर जोड़ सकती हो। और अन्या जैसा होना ज़रूरी नहीं, बल्कि हमें सांची जैसे रिश्ते भी कबूल हैं। इतना बोल दिग्विजय जी आगे बढ़ सांची के सिर पर हाथ रख कहते हैं, सांची बेटा, रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं पर उनकी डोर बहुत मजबूत, जिससे तुम्हें खास कर थामना है। अपने और रेहान के रिश्ते के लिए मेरा पोता थोड़ा नादान ज़रूर है, लेकिन तुमसे बहुत प्यार करता है। तुमसे दूर होकर वो खुश नहीं है सांची बेटा, और मुझे पता है तुम भी नहीं हो। ये दूरी क्यों? इस दूरी को मिटाने के लिए अब कदम तुम्हें बढ़ाने होंगे। रेहान अन्या को बहुत मानता है, इसीलिए रेहान ने तुमसे वैसे ही बर्ताव किया। उसकी बातों का बुरा मत मानना। इतना बोल दिग्विजय जी चुप हुए। अपना हाथ खींच सांची को एक उम्मीद से देखते हैं तो सांची अपनी भीगी पलकें उठाकर दिग्विजय जी को रुहासे हुए कहती है, दादाजी बुरा किस बात का? मेरी गलती पे क्या मुझे बुरा मानने का हक है? मैं गलत थी, शायद मैं अंदर से बहुत इनसिक्योर हो चुकी थी। मुझे उस सच में समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं ये सब कर रही हूँ। मैंने भाभी को इतना हर्ट किया कि मैं अंश को उनसे छीनने का सोचने लगी। शायद मेरी ममता नहीं, मेरे अंदर हुए अधूरेपन को बस भरने की एक चाहत थी। मैं शुरू से चाहती थी कि भाभी अंश को संभाले, उसे वक्त दे, क्योंकि वो बच्चा मुझे अपनी माँ का पूछता। तब उसकी आंखों में जो उदासी थी
वो देख नहीं पाती थी। लेकिन न जाने कब ऐसा हुआ तो मुझे मेरे अंदर की खालीपन ने मेरे वापस से गोद सुनी होने का डर न जाने मुझसे क्या करवा दिया। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहती थी दादाजी। रेहान को पता है मैं बस जज्बाती हो चुकी थी उस सिचुएशन में। आपके भाभी के सबके रोकने के बावजूद मैं आप सबको गलत समझ रही थी। भाभी को न जाने क्या क्या कह दिया। मैंने बहुत गलत किया दादाजी, बहुत गलत। मैं भाभी से ज़्यादा रेहान की दोषी हूँ। मैंने बीते वक्त जैसे रिश्ते को वक्त नहीं दिया जो देना चाहिए। मैं बस चाहती थी कि मैं रेहान के काबिल बन सकूं। मुझे बस लगता था कि मैं रेहान के काबिल नहीं हूं, उसके साथ खड़े होने के लायक नहीं हूं, और इसी डर ने मुझसे ये सब करवा दिया और रेहान को मुझसे दूर कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैं नहीं चाहती थी ऐसा कुछ। इतना बोलते हुए सांची टूटते हुए ज़मीन पर बैठ जाती हैं और दिग्विजय जी के सामने रोने लगती हैं। सांची बुरी नहीं थी, न वो किसी का बुरा चाहती थी। बस हालातों ने उसे ऐसा खेल जो खेला कि उसे खुद कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कर बैठी। ये बात दिग्विजय जी पहली नज़र में समझ चुके थे, इसीलिए आज उन्होंने सांची को समझाने का फैसला किया था। आखिर बड़ों और बुज़ुर्गों का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो बच्चों को सही राह दिखाए और उन्हें संवारे। आज वही सांची जैसे खुद की गलती को समझ चुकी थी। उसने जैसा देखा और समझा कि बड़े नाम सिर्फ एक पहचान होती है, लेकिन रुतबा और इज्जत मेहनत से मिलती है, जो सांची कमाना चाहती थी। वहीं साथ ही अपनी माँ की बातों पे उससे ये बात भी रियलाइज़ हुआ कि एक माँ से उसका बच्चा छीनने की सोच उसने कितने गलत किया और इस कदम में से कितनी ज़िंदगी बिखर जाती। वो शायद सब खो देती। माँ बनने की चाहत में वो चीची माँ का दर्जा खो देती, जो सांची कभी नहीं चाहती थी। और रेहान की मोहब्बत उसके लिए कोई शब्दों की मोहताज तो नहीं थी। आज वो अकेली है, उसकी ज़िंदगी सुनी हो चुकी है, तो उसे अब पता चल रहा है कि उसके पास जो उसकी सबसे कीमती चीज़ थी वो रेहान था, क्योंकि उसके होने पर ही सांची को सबकी चाहत थी और उसके न होने पर किसी चीज़ का कोई मोल नहीं था। शायद मोहब्बत की रूख कि कुछ ऐसी होती हैं जहाँ एक साथ से सब ठीक लगता है और जुदाई से सब वीरान। दिग्विजय जी सांची को यूँ देख कुछ पल उसे यूँ ही छोड़ सही समझते हैं। आखिर उसके दिल का गुब्बारा जो था, जो निकलना भी ज़रूरी था। कुछ पल में सांची शांत हो गई तो दिग्विजय जी उसे सोफे पर बिठाकर उसे एक पानी की बोतल देते हुए उसे पीने का इशारा करते हैं। सांची पानी के एक दो घूंट लिए खुद को शांत करती हैं, फिर दिग्विजय जी की ओर देख कहती हैं, दादाजी थैंक यू, मुझे यूँ समझाने के लिए, अपनी गलती को रियलाइज़ करवाने के लिए, और सॉरी, मेरी वजह से आप सबको काफ़ी तकलीफ़ हुई। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या मैं आप सबके माफ़ी के काबिल भी हूँ कि नहीं। दिग्विजय जी सांची की बात सुन मुस्कुराते हुए कहते हैं, सांची बेटा, आपको थैंक यू तो मैं ले लेता हूँ, पर सॉरी वो नहीं ले सकता। ये सुन सांची थोड़ी उदास और परेशान नज़रों से देख अपनी पलकें झुकाकर कहती हैं, जानती हूँ दादाजी, आप सब मुझे माफ़ नहीं कर पाएंगे। मैंने सांची आगे कुछ कहती कि दिग्विजय जी हंसते हुए कहते हैं, माफ़ वो तो हमने तुम्हें कब का कर दिया है, पर मेरे ख्याल से मेरी माफ़ी से ज़्यादा तुम्हें अभी किसी और की माफ़ी की ज़रूरत है, और अब उससे कैसे और कब मनाना है वो मैं तुम पे छोड़ता हूँ। इतना बोल दिग्विजय जी अपने पॉकेट से एक चॉकलेट का पैकेट निकाल सांची को देते हैं, तो सांची चॉकलेट देख थोड़े होठों पे मुस्कान लिए कंफ्यूज सी दिग्विजय जी को देख कहती हैं, दादाजी चॉकलेट मेरे लिए, पर क्यों, इसकी क्या ज़रूरत थी। दिग्विजय जी रहस्यमय अंदाज में सांची को देख कहते हैं, ज़रूरत, बहुत जल्द इसका भी पता चल जाएगा। वैसे अभी के लिए इसे अपना इनाम समझो या अपनी गलती सुधारने की शुरुआत। दिग्विजय जी की बातें सांची को थोड़ी समझ नहीं आई, पर वो चॉकलेट देख खुश थी। उसे लग रहा था कि वो बचपन में आ गई है, जैसे उसकी माँ उसे गलती पे डांट देती, पर समझाने के बाद उसे चॉकलेट देकर उसे खुश कर देती थी। कुछ ऐसा ही था ये पल। अब सांची खुद को हल्का महसूस कर रही थी।
वही जहाँ उसने कल भर में कुछ नहीं पता था कि आगे उसके रेहान के रिश्ते का क्या होगा, तो वहीं दिग्विजय जी के रास्ता दिखाने पर अब सांची को पता है उसे क्या करना चाहिए। दिग्विजय जी सांची को यूं ही आज बहुत सारी बातें करते हैं। आज सांची की सारी कन्फ्यूजन दूर थी। उसने बहुत कुछ दिग्विजय जी से जाना भी था। उसने ये भी जाना था कि गलती अन्या से भी हुई, लेकिन फिर भी उसने गलती को खुद पे हावी नहीं होने दिया और वक्त पे सुधार लिया। अन्या ने भी जब डगमगाती तो दिग्विजय जी उसे यूँ समझाते थे। वो भी परफेक्ट नहीं थी, लेकिन सबके लिए वो बेस्ट थी। आखिर था ही उसका वो दर्जा। वहीं दूसरी तरफ आज अन्या को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, जिसकी वजह से वो ऑफिस आई थी। उसने दिग्विजय जी और सांची के आने की खबर नहीं थी। वो अपना बस काम ख़त्म कर दोपहर तक मीटिंग और काम ख़त्म कर देती हैं और घर जाने से पहले रुद्र से मिलने जाती है। लंच टाइम भी हो चला था, तो उसने सोचा कि रुद्र के साथ वो आज लंच कर कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लेंगी। यही सब सोच अन्या मुस्कुराते हुए केबिन के बाहर आती हैं और कमरे का दरवाज़ा नॉक करती हैं। रुद्र के परमिशन मिलने पर वो मुस्कुराते हुए अंदर आती हैं। रुद्र अन्या यूँ नॉक कर आते देख अपनी आईब्रो वापस में सिकोड़ कहता है, ज़रूरत पड़ने लगी? वाइफी, तुम्हें कब से ज़रूरत पड़ने लगी ये नॉक करके आने की? तुम्हारा केबिन है, तुम जब चाहो तब आ सकती हो। अन्या ये सुन मुस्कुराते हुए रुद्र के टेबल के पास आती हैं और उसके सामने टेबल से बड़े आराम से टिके कहती हैं, वो तो मुझे पता है माय डियर हस्बैंड कि ये केबिन और ये हैंडसम सा पति दोनों मेरा है, बट मुझे लगा कि कहीं आप चोरी छुपे अपनी किसी XYZ एक्स्ट्रा से बातें तो कर रहे होंगे, तो मेरे अचानक आने से आप पकड़े न जाए। रुद्र अन्या की बात सुन उसे एक स्लाइटरी लुक देता है, फिर झटके से अन्या का हाथ पकड़ उसे अपने गोद में खींचते हुए बड़े इंस्टेंट नज़रों से अन्या की ओर देख कहता है, माय डियर वाइफी, पकड़े जाने का डर भी उसे रहता है जिसकी ऐसी खूबसूरत प्यारी बीवी न होती, पर मेरी तो है, तो अब पकड़ने का सवाल नहीं, क्योंकि मेरी बीवी का जवाब नहीं। अन्या रुद्र के ऐसे गोल गोल बातें सुन उसके कंधे पर हाथ रख उसे थोड़ा पीछे फुस करते हुए कहते हैं, माय डियर हस्बैंड, बातों को घूमना लगता है आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। रुद्र अन्या की बात सुन उसे थोड़े छेड़ने के अंदाज में कहता है, हाँ ये तो है, आखिर इतने साल साथ जो थे, अच्छे और खूबसूरत के संगत है, सीखना तो बनता ही है। अन्या रुद्र की बात सुन मुस्कुराते हुए उसका कसकर नेक खींच खुद की तरफ करते हुए कहती हैं, अगर कुछ सीखना बाकी है तो आप कहे तो जेल में एक्स्ट्रा बेड लगवा दूं। रुद्र अन्या का गुस्से वाला चेहरा मन ही मन देख मुस्कुरा देता है, फिर अन्या को किस के करीब लिए कहता है, नहीं अब इसकी ज़रूरत नहीं, बाकी तुमसे सीख लूँगा वाइफी। अन्या ये सुन कुछ कहती कि अन्या का फ़ोन बजता है। अन्या रुद्र को घूरते हुए अपना मुंह बनाकर अपना फ़ोन टेबल से लिए चेक करती है तो उसके सिर पर हाथ रख कहती है, हो गॉड मैं तो भूल ही गई थी, हो गॉड मैं तो भूल ही गई थी। रुद्र अन्या के एक्सप्रेशन देख कहता है, क्या हुआ, सब ठीक है? अन्या एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहती है, सब ठीक कैसे होगा रुद्र, मेरे एक नहीं 7 बड़े बच्चे हैं और जिन्हें मेरे छोटे बच्चे से भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सोरे का मैसेज था, मुझे कब से एक ज्वेलरी शॉप पे आने का बोल रहा था, उसे कुछ स्पेशल सेलेक्ट करने में मेरी हेल्प चाहिए और मैं भूल गई। अन्या ये बोल सोरे को मैसेज करती हैं, तो वह रुद्र अन्या की बात सुन थोड़े असमंजस में कहता है, ज्वेलरी शॉप, लेकिन क्यों? उसे कब से हीरे और सोने में इंटरेस्ट होने लगा? उसे तो बस लड़कियों के दिल चुराने में इंटरेस्ट रहता है। अन्या रुद्र की बात सुन हल्का मुस्कुराते हुए कहती है, रुद्र उसे नहीं तो फ्यूचर पार्टनर को इंटरेस्ट तो होगा ना। मुझे लगता है वो निहारिका के लिए रिंग खरीदने का सोच रहा है, शायद उसे प्रपोज करने वाला है। अन्या रुद्र के एक्सप्रेशन बिना देखे अपनी बात कहे जारी रखती है और साथ ही उसका ध्यान शौर्य के मैसेज के रिप्लाई पर था। वहीं अन्या की बात सुन रुद्र के एक्सप्रेशन कुछ चढ़ गए। ऐसे ये बात सुन उसे खुशी नहीं बल्कि कुछ परेशानी सी होने लगी। वो अन्या को देख कुछ कहता और बताना तो चाहता था, लेकिन उसे इतना रिलैक्स और खुश देख वो कह कुछ नहीं पाता। लेकिन अब उसकी चिंता उसे अंदर ही अंदर सता रहने लगी।
सौर्य अन्या को अर्जेंट आने का बोल रहा था, इसीलिए अन्या जल्दी से रुद्र की गोद से उठते हुए कहती है, रुद्र मैं चलती हूँ, वरना शौर्य पूरी दुकान खरीद लेगा। इतना बोल अन्या रुद्र के गालों पे किस करते हुए कहती हैं, आप प्लीज़ टाइम पे लंच कर लेना और घर जल्दी आना। आपने रुद्रांश के प्रोजेक्ट में हेल्प करने का प्रॉमिस भी किया है, भूलिएगा मत। ओके बाय। इतना बोल अन्या जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। रुद्र बस खामोशी से अन्या को जाता देख परेशानी में अपने माथे पर हाथ फेरता है। फिर एक पल कुछ सोचते हुए जल्दी से जियान को कॉल कर उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। फिर अपने चेयर पे खड़े होते हुए खिड़की से बाहर देख मन में सोचता है, अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं, जो करना होगा मुझे इन 2 दिनों में करना होगा। शौर्य को अब मैं मुसीबत में नहीं डाल सकता। इस वक्त रुद्र के एक्सप्रेशन काफ़ी गहरे थे। वो अमन को कॉल कर उसे एक मीटिंग रखवाने को बोलता है और ख़ुद भी जल्दी से मीटिंग के लिए निकल जाता है। यही रात का वक्त अन्या रुद्रांश को सुला रही थी और साथ ही बार बार घड़ी को देख रही थी। रुद्र को आज जल्दी घर आना था रुद्रांश के किए प्रॉमिस को पूरा करने, लेकिन वो अब तक नहीं आया था। रुद्रांश इस वजह से काफ़ी गुस्से में था, लेकिन अन्या ने उससे समझा बुझाकर रुद्र की जगह खुद उसकी हेल्प कर उसे बहला दिया था। अन्या ने ऑफिस में फ़ोन कर पता किया था। उसे पता चला कि अचानक ही रुद्र ने एक मीटिंग रख दी और किसी प्रोजेक्ट पे अर्जेंट बेसिक पे काम करने का ऑर्डर दिया। अन्या को रुद्र का यूँ जल्दबाजी करना समझ तो नहीं आया, पर वो उसे सवाल नहीं करना चाहती थी। तभी देर रात रुद्र वापस आता है। उसके चेहरे पर थकान साफ नज़र आ रही थी। वो सबसे पहले रुद्रांश के कमरे में जाता है। वो खुद की गलती पे शर्मिंदा था कि वो अपने बेटे को उसका वक्त नहीं दे पाया और अपना प्रॉमिस नहीं निभा पाया। वो जब कमरे में आता है तो अन्या भी जैसे रुद्रांश को सुलाने उसी का इंतज़ार कर रही थी। रुद्र अन्या और रुद्रांश को देख उनके पास जाता है और उसके पास बैठते हुए सोए और रुद्रांश के माथे पर हाथ फेर अन्या से कहता है, वाइफी तुम अब तक सोई नहीं, मैंने मैसेज किया था ना, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। अन्या रुद्र की बात सुन रुद्रांश को देखे कहती हैं, बस इसे सुला के जा ही रही थी। रुद्र थोड़े शर्मिंदा भाव से अन्या से कहता है, सॉरी मैं जल्दी नहीं वापस आ पाया। रुद्रांश तो मुझसे नाराज़ होगा ना बहुत। अन्या रुद्र के प्रिटी एक्सप्रेशन मन ही मन मुस्कुरा देती है, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर का मालिक अपने बेटे की नाराज़गी की फ़िक्र कर रहा है। उसी छोटी नाराज़गी में भी टेंशन के भाव लिए बैठा है। अन्या का दिल तो हंसने को कर रहा था, लेकिन वो खुद को रोकते हुए थोड़े सीरियस एक्सप्रेशन बनाए कहती हैं, अब वो तो बाप बेटे ही जाने। वैसे रुद्रांश का गुस्सा बिल्कुल उसके पापा पे गया है, इसीलिए ऑल द बेस्ट। इतना बोल अन्या रुद्र को देखे बेड से उठती हैं और रुद्रांश का ब्लैंकेट सही करते हुए वहाँ से चली जाती हैं। अन्या की बातों ने रुद्र को हल्का परेशान तो किया था, लेकिन फिर वो अपने बेटे के मासूम से चेहरे को देख सोचता है कि भले ही उसका सब कुछ उससे गया है, लेकिन उसका दिल उसकी माँ से मिला है और वो उसे मना ही लेगा। ये सोच रुद्र हल्का मुस्कुराते हुए प्यार से रुद्रांश के माथे पे हाथ फेर उसके माथे को जैसे चूमता है कि उसके फ़ोन की घंटी बजती है। रुद्र ये देख जल्दी से अपना फ़ोन उठाते हुए बिना रुद्रांश की नींद में खलल डाले साइड हटकर कुछ देर फ़ोन पे बात करता है, जिसके बाद उसके माथे पे कुछ सर्टिफिकेशन वाले भाव तो होते हैं, लेकिन परेशानी की सिकन उसके माथे से नहीं गई अब तक। साथ ही वो काफ़ी थका हुआ था, इसीलिए वो कमरे में आता हुआ सोफे पर बैठ जाता है और अपने चेहरे को अपने हाथों में रख कुछ सोचने लगता है कि तभी उसके सामने उसकी पसंदीदा कॉफ़ी का कप आता है। ये देख वो ऊपर सिर उठाकर देखता है तो अन्या नज़र आती है। अन्या रुद्र की हालत का पहले ही पता चले वो उसके लिए कॉफ़ी ले आती है ताकि वो कुछ रिलैक्स हो सके। रुद्र अन्या से कॉफ़ी का कप लिए उसका हाथ पकड़ उसे भी अपने साथ बैठा लेता है, फिर अपना सिर उसके सीने पर रख उसे टाइटली हक कर लेता है। अन्या रुद्र के इस अंदाज से समझ जाती है कि कोई न कोई बात है जो रुद्र को इस तरह परेशान कर रही है और ये कोई बिजनेस प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें वो अन्या से भी ज़्यादा आगे है। अन्या रुद्र के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, रुद्र क्या बात है, आप परेशान हैं, कोई बात हुई है क्या? रुद्र अन्या की बात सुन अपनी आंखें खोल वैसे अन्या के सीने से लगे कहता है,
बात है वाइफी, लेकिन मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं समझा सकता। मुझे बस कल तक का वक्त दो, मैं खुद तुमसे सारी बात बता दूंगा। रुद्र के ऐसे कहने पर अन्या खामोश हो गई। कुछ पल उनके बीच यूं ही खामोशी रही। तभी रुद्र अन्या से अलग होते हुए अपनी कॉफ़ी पीते हुए कहता है, वैसे तुम सौर्य से मिलने गई थी ना, उसका क्या हुआ? अन्या रुद्र का सवाल सुन अपने सिर पर हाथ रख कहती हैं, अरे रुद्र मत पूछिए, मैंने आज तक सौर्य को इतना पागल नहीं देखा। उसने एक रिंग के लिए शहर के 10 स्टोर के चक्कर लगा डाले, वो भी बस एक परफेक्ट रिंग ढूंढने में। उसने तो सारे स्टाफ से लेकर हर एम्प्लॉय तक को परेशान कर दिया, और फाइनली जब उसे रिंग पसंद आई तो उसे एक इमरजेंसी कॉल आ गया। उसकी कोई इवेंट थी, वो प्रिपेयर होने की वजह से उस बेचारे को तुरंत ही निकलना पड़ा। जिस प्रपोजल के लिए वो इतने बेताब था, अब उसके लिए उसे 2 दिन और रुकना पड़ेगा। आपको उसकी शक्ल देखनी चाहिए थी, वो इतना खुश था ना, जाते वक्त उतना मायूस हो गया था जैसे उसे 2 दिन का नहीं बल्कि 10 जन्मों का इंतज़ार करना पड़ रहा है। इसीलिए अच्छा है, एटलीस्ट शौर्य की लाइफ अब फाइनली सवार हो जाएगी। दादाजी बहुत खुश होंगे ये जानकर। अब बस अभय के दिल की घंटी बजे तो सारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। कितना मज़ा आएगा ना रुद्र। अन्या तो बस अपने धुन में रुद्र को एक परफेक्ट एंड फैमिली ड्रीम दिखा रही थी। तो ही रुद्र अन्या की बातें बड़े गौर से सुन रहा था, साथ ही उसके माथे पर चिंता की लकीरें थी। वो बस इन सब में शौर्य को प्रोटेक्ट करना चाहता था। अब वहीं दूसरे दिन रुद्रांश का स्कूल, आज पेरेंट्स और किड्स डे था, जिसमें आज रुद्र भी अपने सारे काम कुछ वक्त साइड कर अपने बेटे के लिए आया था। अन्या भी थी उसके साथ, जिसके बाद रुद्रांश की खुशी का आज ठिकाना नहीं था। वो अपने मम्मी डैडी का एक एक हाथ थाम उनके सारे फ्रेंड को खुशी खुशी मिलवाता है। वैसे रुद्रांश कभी ऐसे इतना चाइल्डिश बिहेव जनरली नहीं करता था, लेकिन आज वो बहुत खुश था, जैसे उसके लाइफ का ड्रीम पूरा हो गया। वो पूरी दुनिया को अपने पेरेंट्स का हाथ थाम जैसे बताना चाहता था कि देखो देखो, ये है मेरे मम्मी डैडी जो आज मेरे साथ हैं। वहीं अन्या और रुद्र भी काफ़ी खुश थे। वो खुश नसीब थे कि वो इस पल को जीने के आए, अपना वक्त साइड रख अपने बेटे के लिए। वो लोग आज एक प्रोटेक्ट फैमिली की तरह मस्ती भी करते हैं और सारे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी करते हैं। रुद्र की वजह से रुद्रांश को अवार्ड भी मिला, जिसकी वजह से वो बहुत खुश था। वैसे रुद्रांश ने बहुत से अवार्ड जीते थे, लेकिन वो अवार्ड उसके लिए जैसे बहुत कीमती था, इसीलिए वो कसकर उसे अपने हाथों में थाम पकड़ा हुआ था। रुद्र उसे अपनी गोद में लिए स्कूल से बाहर आ रहा था। वहीं अन्या रुद्रांश को देख कहती हैं, बेटा आप अपना अवार्ड मम्मा को दे दो, मम्मा ठीक से रख देंगी। रुद्रांश ये सुन झट से ना में सिर हिलाता हुआ कहता है, नहीं नहीं मम्मा, ये टूट जाएगा, आप नहीं संभाल पाओगी, ये काम भी रुद्रांश को करना होगा। अन्या रुद्रांश की बात सुन के देखती हैं तो रुद्र मुस्कुरा देता है। तभी उनकी बातों के बीच रुद्रांश की नज़र सामने गेट पे जाती है, जिसे देख वो खुशी से चहकते हुए कहता है, चीची माँ। रुद्रांश के ऐसे चिल्लाने पे अन्या और रुद्र का भी ध्यान सामने जाता है, जहाँ सांची खड़ी थी। रुद्रांश सांची को देख बहुत खुश होता है और रुद्र से उसे नीचे उतारने को कहता है। रुद्र एक नज़र सांची को देख उसे उतार देता है। रुद्रांश भागता हुआ सांची के पास आता है और उसके पाँव से लिपटते हुए थोड़ी शिकायती लहजे में कहता है, चीची माँ आप आ गई। पता है रुद्रांश ने आपको बहुत मिस किया, बहुत बहुत बहुत। सांची रुद्रांश को देख काफ़ी इमोशनल सी हो गई थी। वो नीचे बैठ रुद्रांश को सीने से लगा लेती हैं। वो बता नहीं सकती वो इस वक्त कैसा महसूस कर रही थी, शायद माँ के हाल के जैसा। वो रुद्रांश को लाड करती हैं, उसके चेहरे को छूती, उसके माथे को चूमती। रुद्रांश खुशी खुशी सांची से ढेरों बातों के साथ उसे अवार्ड दिखाते हुए कहता है, चीची माँ देखो मम्मा डैडी ने मेरे लिए क्या जीता। सांची देखते हैं तो वो एक फैमिली अवार्ड था। सांची को उस अवार्ड के साथ रुद्रांश की खुशी और खिले हुए चेहरे को देख ज़्यादा खुशी होती है। आज जैसे उसे जलन नहीं हो रही थी, न गुस्सा आ रहा था, वो दिल से खुश थी। वहीं अन्या और रुद्र शांति से दूर खड़े सब देख रहे थे। उनकी आंखों में भी सांची के लिए शिकायत नहीं थी। वो भी खुश थे कि रुद्रांश की ज़िंदगी में एक नहीं बल्कि 2 माँ का प्यार था।
रुद्र की एक मीटिंग थी, इसीलिए वो वहाँ से निकल गया। अन्या आगे बढ़ रुद्रांश को चलने का कहती हैं। सांची अन्या को जाता देख उसे टोकते हुए कहती हैं, भाभी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो क्या बात करनी है वो हम कल जानेंगे। धन्यवाद।